अच्छा जी। सो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जो है ना, लाइक इसके बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं, यानी बहुत सारी सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं और उसके अंदर काम हो सकता है। सही है। खास तौर पे कुछ सिचुएशन तो बिल्कुल नॉर्मल लिनियर होती हैं। सही है क्या, यानी जिसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा होता है, उसके अंदर कुछ फॉरवर्ड फोर्स लग रही होती है और कोई बैकवर्ड फोर्स लग रही होती है, और आपसे रिजल्टेंट फोर्स से कोई चीज मांग लेता है। सही है। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, तो हो जाता है। सही है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसा है कि जिसके अंदर जो है कि जो कनेक्ट हुआ हुआ है, यानी कनेक्टिंग पार्टिकल है, किसी सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है आपने, या उसका आपने किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो उस चीज को किस तरह से सॉल्व करना है, तो आज जो है ना हमने वो चीज देखनी है। सही है। तो सबसे पहले तो जो है हम इसके अंदर इंक्लाइन प्लेन के अंदर देखेंगे। सही है। इंक्लाइन प्लेन। सही है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ होगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस किस किस तरह से लग रही होगी। सही है। और मतलब फोर्सेस को रिजॉल्व किस तरह से करना है और उसके लिए आगे काम किस तरह से करना है। सही। तो कुछ सिनेरियो हम इसकी देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सो लेट्स से अगर मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, ठीक है। सही। और मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सही है। अच्छा जी। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इसकी दो स्टेट्स होंगी। ये तो ये अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहेगा, इस पे नीचे नहीं गिरेगा, या ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे चला जाएगा। सही है। और अगर तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, अगर तो ये स्मूथ है। सही है। अगर इंक्लाइन प्लेन जो है वो स्मूथ है, प्लेन इज स्मूथ। सही है। तो हर सूरत में, हर कंडीशन के अंदर ये जो हमने बॉक्स रखा हुआ है ये हमेशा नीचे गिरेगा। सही है। हमेशा नीचे स्लाइड करेगा। राइट। अब उस स्लाइडिंग की क्या वजह हो सकती है, मे बी तुम लोग के जहन में होगा कि वेट होगा। सही है कि वेट की वजह से वो स्लाइड करेगा, लेकिन एक्चुअली सिर्फ वेट नहीं होता, बल्कि वेट का एक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से वो स्लाइड करता है। सही है। किस तरह से? देखो, वेट तो एग्जैक्टली लगता है डाउनवर्ड। सही है। इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास लग रहा होगा वेट। सही है। अच्छा जनाब, अब देखो, तुमने जो है, जब भी तुम्हारे पास फोर्सेस को तुम रिजॉल्व करते हो, हमने क्या बात की थी, हमने हमने बात की थी कि हमने दो कंपोनेंट बनाने होते हैं। सही है। हमने फोर्सेस के जो है ना हमेशा कंपोनेंट बनाने होते हैं, और एक कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा होगा पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन होगा। और एक कंपोनेंट होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सही है। और ये दो कंपोनेंट की हम बात कर चुके थे जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। सही है। तो इस कहानी के अंदर पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट इस तरह से बन सकता है। सही है। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो इस तरह से बन सकता है। सही है। ये, अच्छा, इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये, एक तो ये तरीका है। सही है। दूसरा तरीका होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल बन रहे होते हैं। सही। मैं दोनों तुम लोग को बना के दिखा देता हूँ। कॉपी और पेस्ट। So the other convention is you just need to complete the triangle, like। सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना ये दो तरीके होते हैं, और इन दो तरीकों से जो है ना तुम इंक्लाइन प्लेन पे फोर्सेस बना सकते हो। राइट। अच्छा, अब जो है, अब तुम किसी भी तरीके को पिक कर सकते हो। सही है। ज्यादातर बच्चों को जो है ना दूसरा वाला जो हमने सिनेरियो बनाया, यानी ये वाला, ये उनको ज्यादा आसान लगता है पहले वाले से। तो तुम्हें जो भी बनाना है तुम वो बना सकते हो। सही है। तो अगर तुम बात करो, मैं दूसरे वाले सिनेरियो को लेके बात कर रहा हूँ। सही है। अगर तुम बात करो तो तुम्हारे पास जो है ना दो फोर्सेस बन रही है, दिस इज द वेट। सही है।
अच्छा जी, जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको प्लीज ये पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा बनेगा। सही। किस तरह से थीटा बनेगा वो भी मैं तुम लोग को बना के दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोग का ईमान पक्का हो जाए। कॉपी और पेस्ट। अच्छा जनाब, चलो। तो बेसिकली तुमने कुछ ट्रायंगल कंसिडर करने हैं और उस ट्रायंगल के अंदर हमने काम करना है। सही है। लेट्स से मैं एक ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूँ। सही है। ये पूरा। और ये जो एंगल मैंने बनाया हुआ है, आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज थीटा। सही है। तो अभी फिलहाल मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, लेट्स कॉल दिस एज बीटा। सही है। अब बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि थीटा जो है ना वो बीटा के बराबर है। सही है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ एंगल तुम लोग के सामने बना लेता हूँ। लेट्स से कि भाई ये वाला एंगल तो 90 तुम्हें दिख रहा है। सही है। और ये वाला जो एंगल होगा वो तुम्हारे पास 180 में से अगर तुम माइनस करोगे। सही है। सो लेट्स से दिस इज एक्स, और एक्स तुम्हारे पास बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90। राइट। एंड एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल जो है ना तुम इस लाइन पे कंसिडर कर सकते हो, ये वाला। ये पूरा एंगल कंसिडर कर सकते हो। सही। इस पूरी लाइन पे, मतलब ये लाइन इस तरह से बन रही है, और इस पे जो है ना एक तुमने ये बनाया हुआ है, एक तुमने ये बनाया हुआ है। सही है। तो बेसिकली ये वाला एंगल को हमने एक्स कहा हुआ है। सही है। ये एक्स है। सही। ये वाला एंगल बीटा है। और ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया हुआ है। सही है। तो ये हमारे पास 90 है। अब हमने इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, तो अगर हम ट्राइंगल को लेके बात करें, तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या आ रहा है, जो सम ऑफ ऑल द एंगल होंगे वो हमारे पास है थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। राइट। ये हमारे पास और सारे एंगल का सम हो गया। थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 हो गया। सही है। ये हमारे पास ट्राइंगल से एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन से बन सकती है। सही है। तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सही। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सही। तो एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। राइट। ये तुम्हारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। सही है। तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सही। अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लूँ तो एक्स इज, सॉरी मैं एक्स को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा यहाँ से आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा यहाँ से आ जाएगा। सही। दोनों में एक्स को अगर इक्वेट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। सही। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट थीटा इक्वल टू बीटा। राइट। तो मेरे पास जो है ये वाला एंगल, जब भी तुम्हारे पास ये एंगल आएगा ये हमेशा थीटा होने वाला है। सही है। तो इसको प्लीज याद रखना, मैंने तुम्हें मैथ्स से कैलकुलेशन भी करके दिखा दी है। और आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही। सिंपल सी मैथ है, कोई है रॉकेट साइंस नहीं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है जो हमने आगे देखना है वो आगे हमने ये करना है कि अब अगर इसकी फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो हमारे पास जो है ना ये बन जाएगी डब्ल्यू, अच्छा ये 90 है। सही है। सो ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। राइट। तो अब जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा स्लाइड करता है, वो किस वजह से स्लाइड करेगा? वो ऑब्जेक्ट स्लाइड इस वजह से करेगा क्योंकि डब्ल्यू साइन थीटा जो है ना वो डाउनवर्ड डाउन द प्लेन रख रही है। सही है। तो वो जो है ना ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाएगी। सही है। दिस component will slide down the plane। सही हो गया। ये कंपोनेंट जो है ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा रही होगी।
अच्छा जी, डब्ल्यू कॉस थीटा क्या करेगा? हम्म, ये बेसिकली जो है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा, सही है। इट विल बैलेंस विद नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कहते थे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम द प्लेन ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स या ऑन द ऑब्जेक्ट, सही है। अच्छा जी, तो अब जो है, जैसे कि डब्ल्यू कॉस थीटा को अगर तुम समझो तो इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि अगर तुम्हारे पास जो है ना, तुम जमीन पे खड़े होते हो तो तुम आराम से खड़े हो पाते हो, राइट। लाइक ऐसा नहीं होता कि जो है ना जमीन टूटे और तुम लाइक गिर जाओ या अंदर चले जाओ, ऐसा नहीं होता, सही। क्योंकि आपका जितना वेट होता है, जो कि अर्थ आपको अट्रैक्ट करिए जिस वेट से, उतनी वेट उतना ही फोर्स जो है वो जमीन आपके ऊपर लगा रही होती है, ताकि आप बैलेंस मेंटेन करके खड़े हो जाओ, राइट। बट अगर आप इसी वेट के साथ पानी पे खड़े होने की कोशिश करोगे, तो पानी इतनी जो है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आप पे नहीं लगा सकता, राइट। तो अब आपका वेट ज्यादा हो गया, कांटेक्ट फोर्स कम हो गई, तो आप नीचे गिर जाओगे। सिमिलरली अगर मैं कोई बहुत भारी वेट इसके ऊपर रख दूं, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दूं, तो मे भी पॉसिबल है कि जो डब्ल्यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो, और जो फ्लोर है, वो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करे वो इक्वल ना हो, फ्लो टूट जाएगा और ब्लॉक जो है वो नीचे चले जाएगा, सही। ऐसा भी मुमकिन होता है। तुमने देखा होगा कि अगर कोई बहुत पतले से रैंप होते हैं और उनके ऊपर अगर तुम कोई हैवी चीज लेके जाओ, तो वो रैंप टूट के नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे चले जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि डब्ल्यू कॉस थीटा जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, राइट। तो डब्ल्यू साइन थीटा जो है ना वो स्लाइड कराने में काम आएगा, और डब्ल्यू कॉस थीटा अगर अनबैलेंस होगा तो वो रैम को या इंक्लाइन प्लेन को तोड़ देगा, सही है। और जो है ना वो लाइक आपका ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर जाएगा, मतलब एग्जैक्टली डाउनवर्ड, नॉट स्लाइड स्लाइड नहीं करेगा, डाउनवर्ड चले जाएगा, सही है। अब इसके ऊपर तुम्हारी कुछ फोर्सेस भी तुम लगा सकते हो, जैसे कि अम, अगर हम जो है, अभी ये इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास, सही है। और मैंने इसको जो है ना, मैंने इंक्लाइन प्लेन को अब स्मूथ के बजाय रफ ले लिया, सही है। तो मेरे पास जो है रफ सरफेस है, सही है। अब रफ सरफेस है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं रिलीज करूंगा तो अगर मोशन इस तरफ को होगा, सही है, ये तो मोशन होगा ही नहीं है, मोशन नीचे को होगा, जब भी होगा मोशन नीचे को ही होगा, सही। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कहाँ पे लग रही होगी? वो इधर लग रही होगी, बैकवर्ड, सही। तो इस केस के अंदर तुम जो इक्वेशन बनाओगे वो तुम क्या इक्वेशन बनाओगे? देखो, तुम्हें इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हें पता है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हमने ये बात की थी। और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, यानी एक्सपेंड किया था एम वी माइनस यू के अंदर, सही है। और वो केस वो था कि जब हमने कहा था कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम है, राइट। और हमने इसको फिर कन्वर्ट कर लिया था एम ए के अंदर, राइट। और ये हमारे पास जो फोर्स है वो कोई और फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। सबका फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड सबका सम करके जो है ना रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास ब्लॉक है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, सो मास, इसलिए मैंने मास को कॉमन लिया। तो अब क्या होगा, अगर मैं जो है ना इक्वेशन लगाऊं, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन सकती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सही है। तो वर्टिकल के लिए जो हॉरिजॉन्टल के लिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए जो इक्वेशन होगी मेरे पास, ये वाली फोर्स थी डब्ल्यू साइन थीटा वाली, और ये थी डब्ल्यू कॉस थीटा वाली, सही है। और डब्ल्यू साइन थीटा मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स के तौर पे एक्ट करिए, सही है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स, सही। फ्रिक्शन फोर्स ये मेरे पास बैकवर्ड फोर्स के तौर पे ऐड करिए, सही है। और ये किसके बराबर होगा? ये मेरे पास जो है ना डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, इसके बराबर भी हो सकता है, या फिर एम ए के बराबर भी हो सकते हैं, सही है। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर द
हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट। अच्छा जी, अगर मेरे पास वर्टिकल फोर्स की मैं बात करूँ तो वर्टिकल फोर्स में मेरे पास क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा, जो कि मेरे पास डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सही है, बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन, सही है। इन रिटर्न जो मेरे पास बॉक्स ने एक अपवर्ड फोर्स लगानी है, ऑब्वियसली बात है, बॉक्स जो है, प्लेन जो है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, सही है। लेट्स कॉल दिस फोर्स एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगी -n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, क्योंकि वर्टिकली यानी प्लेन टूट नहीं रहा, सही, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा टूट के, सही है। तो इस वजह से हम कहते हैं इसको जीरो, सही है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू cos थीटा इज इक्वल टू एन, सही, यानी जो आपका वेट का डाउनवर्ड कंपोनेंट था, ये आपके पास जो है वेट वेट का कंपोनेंट है, सही है। और ये आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे कह सकते हो, सही है, कॉन्टैक्ट फोर्स, सही हो गया। और इस तरह से आपके पास ये बैलेंस हो रहा है, राइट। मुझे बताओ प्लीज, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई मसला है तो प्लीज बोल दो, वरना हम आगे चल रहे हैं। So, sir, you're saying that W cos theta and contact force like balance out, so they don't have any effect at all on the movement of the object. यस, Okay. गुड, सही है। अच्छा, मे बी तुम ये सोच सकते हो, ये तुम कह सकते हो कि अगर जो है हमारा ऑब्जेक्ट भारी होगा, बहुत ज्यादा हैवी होगा, तो उसमें तो इफेक्ट पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर अगर लाइक तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत भारी है, सही है, तो जब वो जमीन के तुमने जब उसको रफ सरफेस पे रखा है, तो उसकी जो रफ सरफेस के साथ जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, सही है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, सही है। तो उसको मूव करने में बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो आ रहा है काम में, लाइक। तो हम कैसे उसको इग्नोर करें? तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस फ्रिक्शन फोर्स के अंदर जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी इन्वॉल्व होती है, सही। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, सही। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, सही, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आर को मुझे एन कह रहे तुम, सही। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है कि जिसके अंदर ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे, जो कि यहाँ से आ रही है, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स, सही, ये यहाँ से आ रही है। तो जितनी ज्यादा तुम्हारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से आ रही है? वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल है? वेट के प्रोपोर्शनल है, सही है। तो अब जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, और जितनी ज्यादा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, राइट। क्योंकि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा तुम्हें उसको घसीटने में उतनी मुश्किल होगी, राइट, अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन सरफेस जो है वो फ्रिक्शन, सही है। तो ये हमारे पास हो गया, और उसके बाद जो है अच्छा जी, क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया आपका मसला? Sir, I don't understand the difference between normal contact force and reaction force. दोनों सेम है ब्रो। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ही नाम है, वो अलग अलग उन्होंने जो है ना, एक ही फोर्स के दो अलग अलग नाम रखे हुए। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अ, अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर कोई और फोर्स लगा दूं, जैसे कि मैं जो है ना एक फोर्स ही लगा लेता हूँ, सही है। तो अगेन मेरे पास जो है ना सरफेस रफ है, सही है, और मैंने एक फोर्स लगा दी एट एन एंगल अल्फा, राइट। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऊपर को मूव कर रहा है, सही है। सो अगर ऊपर को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगनी चाहिए, राइट, या कह लो बैकवर्ड लगनी चाहिए, सही है। तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, लेट्स कॉल दिस फोर्स एज पी, सही है। अब क्या होगा? अब अगर तुम फोर्स बनाओ, अगर तुम कंपोनेंट्स बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो, इतने अजीब से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वो नहीं देगा, मैं सिर्फ तुम्हें ये सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है ना
तुम्हें सिनेरियो के हिसाब से इक्वेशन बनानी आती है, सही है। बहुत से बच्चे ना गलती ये करते हैं कि एक सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती है, लेकिन वो जो है ना सिर्फ एक फोर्स को कंसिडर करते हैं जो कि पावर फोर्स होती है, उसका एम ए रख के उसको जो है ना एम ए के इक्वेट करके वो काम कर लेते हैं। ये गलत तरीका है, सही है। तो तुमने जो जो भी सिस्टम होगा उसके अंदर तुमने सारी फोर्सेस को, अगर तो उनके कंपोनेंट बने हुए हैं तो बेहतरीन है, नहीं बने हुए तो पहले कंपोनेंट बनाओ और फिर उसके बाद ना तुमने उनको काम करना है, सही है। तो पहले अगर हम इसको देखें तो डब्ल्यू ये हो जाएगा साइन थीटा, सही, और ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। और इसी तरह से जो पी की फोर्स है उसका भी कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, तो तुमने उसके कंपोनेंट भी बनाने, सही है। एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा जिसको हम कह देंगे पी कॉस अल्फा, दूसरा ये ऊपर की चले जाएगा, इसलिए हो जाएगा पी साइन अल्फा, राइट। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास हो जाएगा आराम से, सही। अगर हम हॉरिजॉन्टल का पहले बनाए तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास कौन सी है? जो फॉरवर्ड फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है वो है पी कॉस अल्फा। याद रखना हमेशा जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है, सही है, क्योंकि जब हम फोर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो फोर्स के अंदर हम हमेशा प्लस माइनस के साइन को कंसीडर कर रहे होते हैं, सही। और जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो मोशन के अंदर जो है ना जितनी भी फोर्सेस मोशन की डायरेक्शन में लग रही होती है हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सही है। फोर्स या फोर्सेस दैट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव, सही हो गया। अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो मतलब क्या होगा कि तुम जो वो लिखते हो एफ इक्वल्स टू एम ए, सही है। तो बेसिकली ये एफ रिजल्टेंट है, सही है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है, या तुम इसको उल्टा भी कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स भी आ रही है, राइट। तो अब अगर तुमने उन उन सारी फोर्सेस को कि जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, जिसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है, तुमने अगर उनको नेगेटिव ले लिए तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आने लगेगी, सही है। तो उससे फिर जो है ना तुम्हें अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो ये अगर हमारे पास खैर तो ये एक छोटी सी बात थी, बस तुमने इसको याद रखना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता तो सिर्फ इस लाइन को रट्टा लगा लो, इस रूल को रट्टा लगा लो कि जो जो भी फोर्सेस होंगी जब एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे होगे तो जो भी फोर्सेस मोशन की डायरेक्शन में होंगी वो सारी पॉजिटिव कंसिडर होंगी, और जो फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिंग होगी तो वो नेगेटिव कंसिडर होंगी, राइट। बस ये तुम रट्टा लगा लो। अच्छा जी, तो ये तुम्हारे पास हो गया। और फिर माइनस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी लगा लो अगर तुम्हें उसकी कोई चीज गिवन है, वरना फिर एम ए लगा लो, ज्यादातर इसके अंदर एम ए लगते हैं, सही है। अच्छा जनाब, ये वो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। वर्टिकल के लिए अगर तुम बनाओ तो तुम्हारे पास जो वर्टिकल में फोर्स लग रही है वो तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हम बनाए तो हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्स आ रही है, सही। नॉर्मल रिएक्शन कह लो, कॉन्टैक्ट फोर्स कह लो, जो भी कह लो वो भी आपके पास आ रही है, सही है। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास दो अपवर्ड फोर्स आ रही है, एक डाउनवर्ड आ रही है, सही। अब चूंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो यू कैन कंसिडर एनी एज पॉजिटिव एंड द अदर एज नेगेटिव, सही है। तो इफ आई एम टेकिंग द अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव यानी एन प्लस पी साइन अल्फा, सही है, माइनस डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू कॉस थीटा, सही है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही वर्टिकल डायरेक्शन में, सही है। तो मैं कह सकता हूँ कि एन प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। तो ये मेरे पास जो है कुछ थोड़ी सी सिनेरियो बेस्ड मैंने कहानी बता दी तुम लोग को, सही। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है ये तो हमारे पास है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अंदर जो है ना हमारे पास हमने कुछ फोर्सेस दी और उन फोर्सेस को लेके हमने उनको रिजॉल्व करके देख लिया कि भाई हम इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इंक्लाइन प्लेन के बाद आती है हमारे पास थोड़ी सी पुली।
सही है। तो अब पुली, तो मे भी तुम लोग ने ना देखी हो आज के ज़माने में, पता नहीं, अल्लाह जाने, अगर कहीं देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत कम है। यूज मतलब हमें रियल लाइफ में दिखती नहीं, बहुत कम हो गई, यानी मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमें दिख नहीं रही होती। सही है। और बेसिकली पुली का एक सबसे लाइक आप कह लो कि यूजफुल जो यूज है वो ये है कि हम जो है ना, अगर हमें कोई हैवी वेट को लिफ्ट करना होता है तो हम उसको पुली के जरिए से लिफ्ट कर लेते हैं, तो वो आसानी से आ जाता है। सही है। तो हमारी जो लिफ्ट्स होती हैं, जो बिल्डिंग के अंदर तुम लोग लगाई हुई होती है, तो उनके अंदर पुली लगी हुई होती है। सही है। और उससे जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना आसान है। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तुम उसको डायरेक्टली लिफ्ट कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट लिफ्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम उसको पुली के जरिए से लिफ्ट करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हें जो है ना लिफ्ट करना आसान है। और आई होप तो तुम लोग को पुली पता होगा क्या होती है। सही है। बल्कि मैं तुम लोग के सामने एक अदर पिक्चर दिखा देता हूँ। अम, तो क्या के पास होती है और bricks। सही है। ये तुम्हारे पास जो है एक अदद पुली होती है। सही। अब तुम इसको कितनी कितनी भी कंसिडर कर लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो है तुम उस हिसाब से जो है ना, अभी आपके पास जो है एक सॉर्ट ऑफ जो है पुली है कि जिससे जो है ना आप चीज़ों को लिफ्ट करते हो, या आपको जो भी करना होता है आप उससे करते हैं। राइट। तो अब इसके अंदर जो है ना हमें इनको ये समझना है कि इसके अंदर जो है ना फोर्सेस किस तरह से लग रही है, अगर हमारे पास एक अदद पुली बनी हुई है तो। सही। तो लेट्स से कि हम जो है हमारे पास इसके अंदर ना कुछ सिनेरियो आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सिनेरियो ही आता है। 1 मिनट देना प्लीज। बेसिकली इसके अंदर भी जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ ही यूज हो रहा है। सही है। और तुमने न्यूटन सेकंड लॉ को ही यूज करते हुए जो है ना इनकी इक्वेशंस बनानी है कि इनकी किस किस तरह से इक्वेशन मिल सकती है। तो एक सिनेरियो तो हमारे पास ये आता है जो कि बहुत ज्यादा पेपर में भी हम लोग को दिखेगा। सही है। अच्छे जनाब, और इसके अलावा आपके पास एक सिनेरियो आता है। किस चीज में म्यू का मतलब पूछ रहे हो क्या मुझे? हाँ जी। यार ये एक्चुअली जो है ना ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। सही है। और ये, चलो मैं बता रही थी। एक अच्छा जनाब, तो अच्छा ये वाले फॉर्मूले के अंदर जो है ना ये जो म्यू आ रहा है, कहाँ बताया था मैंने, ये जो म्यू है ये बेसिकली हम इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं।
ऑफ फ्रिक्शन। सही है। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपके पास जो है ना, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है और जो आपके पास प्लेन है उसके बीच में कितनी फ्रिक्शन है। सही है। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। सही है। तो ये आपको रेशियो बता रहा होता है। सही है। तो बस इसका ये काम है। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट और प्लेन सेम है तब तक जो म्यू है वो आपका सेम रहेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट चेंज किया, प्लेन चेंज किया, तो आपका म्यू चेंज हो जाएगा। सही है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। सही है। अच्छा जी, आ जाओ। तो अब हमारे पास जो है ना, पुली के अंदर कुछ फोर्सेज होती है, हमने उनको रिजॉल्व करना है। सही है। और ये दो तीन किस्म की पुली है, हमने इनको देखना है। सही है। और उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह की पुली आती है कि जिसके अंदर जो है ना हमारे पास अम, अगर तो मेरे पास दो फोर्सेस लग रही है। सही है। अब आप कह रहे हो एक इनपुट फोर्स है और एक लोड, आप लोड को लिफ्ट कर रहे हो, इनपुट फोर्स आपने लगाई हुई है, राइट। तो बेसिकली यहाँ से सिस्टम इधर मूव हो रहा होगा और यहाँ से जो है ना वो इधर मोशन हो रहा होता है। नहीं। अच्छा, इसके अंदर ना हमने दो अजम्पशन कर रखी होती है। एक तो हमारी अजम्पशन होती है कि पूरी इज फ्रिक्शनलेस। सही है। कि पुली के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल तो होती है। यानी ये जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर फ्रिक्शन होती है, लेकिन हमने उसको कंसिडर किया होता है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है ना, हमने कंसिडर किया होता है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। सही है। और तीसरी चीज हम ये कहते हैं कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही। हमने ये दो तीन चीज मानी हुई होती है। सही। पुली फ्रिक्शनलेस है, ऑल दो फ्रिक्शन वाली होती है। मास ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लिजिबल हमने माना होता है, लेकिन मास ऑफ द स्ट्रिंग कुछ होता है। जितना ज्यादा आप लंबी पुली लगाओगे उतना ज्यादा मास आएगा। सही। और इसी तरह से जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर जो है आप ये मान रहे हो कि भाई आपके पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेच करोगे तो जाहिर बात है जो टेंशन होती है वो किसी एक जगह पे ज्यादा होती है। जहाँ पे स्ट्रेच कर रहे होते हो वहाँ पे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हो वैसे वैसे जो टेंशन होती है वो कम होती रहती है, राइट। लेकिन हमने कंसिडर किया होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ना, अगर आप ये वाला सिस्टम सोचो तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ये फोर्स लग रही होगी, जाहिर बात है हमने इसको यहाँ से कोई फोर्स लगाई होगी एम जी के जरिए से। सही। और इसका भी कोई लोड होगा, लेट्स कॉल दैट एम। सो इसकी इसकी जो फोर्स होगी, इसका जो वेट होगा वो हमारे पास एम जी होगा। राइट। और दोनों की जो टेंशन होगी वो टेंशन जो है वो हमेशा टेंशन टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होती है, हमेशा याद रखना। सही है। सो इसकी टेंशन यहाँ पे होगी, इसकी टेंशन यहाँ पे होगी। सही। और अगर जो है हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है तो उसके अंदर टेंशन जो है ना वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होती है। सही है। हम ये भी बात करते हैं। ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर द सेम string, the tension throughout will be same। सही है। अगर आपने हाँ स्प्रिंग में अगर आपने स्ट्रिंग में बीच में कहीं नॉट लगाया हुआ है, सही, और वहां से दूसरी स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर आपके पास टेंशन अलग अलग होंगी। सही। तो खैर। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये अगर पिक्चर है तो इस पिक्चर के अंदर हम ना पुली को ना दो सेपरेट सिस्टम के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। सही। एक ही सिस्टम से मत करना, थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही है। क्योंकि उसको अज्यूम करना या उसको तुम्हें समझना है थोड़ा सा ना, तुम्हारे लिए शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है। सही है। सो अगर तुम राइट वाले सिनेरियो के लिए इक्वेशन बनाओ, सो राइट वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, एम जी जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में, एंड टी टेंशन इज बेसिकली द अपोजिंग फोर्स हियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम ए। सही। और जो लेफ्ट वाला सिनेरियो उसमें क्या हो रहा है, टेंशन
is basically in the direction of force, the direction of motion, and mg is the opposing force is equals to ma, right? यहाँ पे कैपिटल एम ए आ जाए, सही। you can either make t the subject and substitute both the equation, और उससे आप सॉल्व करते हो, या फिर हम साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे हो जाती है साइमल्टेनियसली सॉल्व, सही। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन ले लूँ एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, सही है, और दूसरी वाली इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, सही है। सो अब इसके अंदर क्या होगा कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विद एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, राइट। यू कैन टेक जी एंड ए कॉमन, और एक ही टर्म में अगर आप इक्वेशन बनाओ तो आपके पास आ जाएगी जी टाइम्स एम माइनस एम इज इक्वल टू एम प्लस एम, सही है, और ये मैंने कॉमन ले लिया, सही। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो तुम्हारे पास इस तरह से आ जाएगी। इसके मेरे ख्याल से एमसीक्यू शायद एक आध दो इस तरह से पूछे उन्होंने, सही है। तो तुम्हें बेसिकली ये रट्टा नहीं लगाना, फॉर्मूला कुछ ये नहीं है, बल्कि इक्वेशन तुम्हें बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जी ऊपर आ रहा है, सही है। तो बेसिकली तुम अगर ये वाली दो इक्वेशन बना सकते हो तो तुम इन दोनों से सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो, तुम्हें रट्टा कुछ नहीं लगाना, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सही है, कि इक्वेशन किस तरह से बनेगी, कहाँ पे टेंशन पॉजिटिव होगी, कहाँ पे नेगेटिव होगी, और तुमने उसको सॉल्व कर लेना है इस तरह से, सही है। तो ये तो हमारे पास जो है ना इस तरह का एक सिनेरियो हो गया। अच्छा, अब अगर दूसरा सिनेरियो की बात करें तो दूसरे सिनेरियो के अंदर भी इसी तरह से, सही है, कि लेट्स से कि भाई इसके अंदर जो है ना हमारा वेट जो है वो एम, अल्लाह अकबर, तो एम है इसका, और यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से एफ की फोर्स लगा रहे हैं, सही। अच्छा जनाब, अब क्या होगा कि, अच्छा इसको अगर हम किसी एंगल पे मान लें, ये एंगल थीटा है, सही है, ये एंगल थीटा पे सही। तो अब यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से मोशन ऊपर हो रहा है, और यहाँ से मोशन नीचे हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, सही है। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम सॉल्व किस तरह से करोगे, तुम इसके कंपोनेंट बना सकते हो। सबसे पहले एक कंपोनेंट तुम्हारे पास बनेगा ये, जो कि तुम्हारे पास होगा एफ साइन थीटा का, सही, और एक कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास ये, जो कि तुम्हारे पास होगा एफ कॉस थीटा का, सही। तो अब एफ साइन थीटा जो है वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, सही है, ये लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सही। तो हम इसको लेके बात कर लेते हैं, सही है। अब होगा क्या कि तुम्हारे पास जो है यहाँ से मोशन जो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है एफ साइन थीटा, सही, टेंशन अपोजिंग डायरेक्शन में लग रही है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें ख्याल करके काम करना प्लीज, कि अगर जो है आप फोर्सेस ले रहे हो तो फोर्सेस के अंदर जो है ना, अगर आपने एफ साइन थीटा लिया तो एफ साइन थीटा का मतलब यू आर टेकिंग द वर्टिकल कंपोनेंट, सही। तो अगर तो तुम डायरेक्ट काम करो, एफ साइन थीटा छोड़ दो, अगर तुम सिर्फ एफ फोर्स एफ की बात करो तो तुम माइनस टी कर सकते हो, और अगर तुम एफ साइन थीटा ले रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें फिर टी की कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, सही, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते, सही। तो एफ माइनस टी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बराबर हो जाएगा एम ए के, सही, या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, सही। और जो दूसरी तरफ है वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हमारे पास आ जाएगी एम जी के, सही है, और ऊपर जो है वो टेंशन आ रही होगी, तो टेंशन की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और एम जी जो है वो अपोजिंग फोर्स लग रही है, इक्वल टू एम ए, सही है। तो ये मेरे पास हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, सही।
अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी सिनेरियो होता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक पुली और जो है ना, एक सिस्टम स्टेशन वो है इंक्लाइन प्लेन पे, और एक सिस्टम जो है वो लाइक लटक रहा है। सही है। तो अब इस केस के अंदर आप कैसे बनाओगे? अगर मान लो कि जो है ना मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। सही है। तो क्या करोगे फिर? ये हो जाएगा आपका mg। सही है। ये हो जाएगी आपकी टेंशन। सही है। और यहाँ से जो है ना ये हो जाएगी आपकी टेंशन, और ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड फोर्स जो आ रही होगी इधर से, ये। सही। तो अब वो क्या होगी, तुमने जो है ना m1g लिया हुआ है, तो ये बेसिकली हो जाएगा m1g जी। और ये हो जाएगा साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट। तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने ये वाला कॉम्पोनेंट साइन थीटा का बनाया था, और ये वाला कॉम्पोनेंट कॉस थीटा का बनाया था, राइट? तो अब अगर तुम इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? अगर तुम राइट साइड के लिए इक्वेशन बनाओ, तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है mg की वजह से, अपोजिंग फोर्स है t इक्वल्स टू ma। सही। और लेफ्ट साइड वाली तरफ से इक्वेशन बनाओ तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है? टी टेंशन की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अपोजिंग फोर्स तुम्हारे पास लग रही है mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma। सही है, m1a का। सही। तो तुम्हारे पास जो ये दो इक्वेशन बन गई, अगर अगेन अगर तुमने सॉल्व करना है तो तुम इसको जो है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। सही। और t माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma। सही। टी से टी तुम कैंसिल कर दो, तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma प्लस ma। सही, ये तुम्हारे पास होगा। फर्दर अगर तुमने किसी की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है तो तुम उसको भी लाइक ए की टर्म में इक्वेशन ए को सब्जेक्ट बनाना है, और जी की टर्म में इक्वेशन बनानी है, तो तुम ये कह सकते हो जी इक्वल्स टू m माइनस m साइन थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस m साइन m प्लस m प्लस ma। सही, ये भी कह सकते हैं। सही। तो मैं को सब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। सही। तो खैर, तुम्हारे पास जो है ना ये हमारे पास जो था वो इंक्लाइन प्लेन था। सही है। इसके बाद तीसरी चीज हमारे पास है, बस ये तीसरी चीज हम बता दें और इसके बाद क्लास एंड करेंगे। तीसरी चीज हमारे पास है फ्री फॉल मोशन। सही है। उसके बाद न्यूटन लॉ पूरा, न्यूटन सेकंड लॉ पूरा हो जाएगा। सही है। सो फ्री फॉल मोशन की बात करें, अच्छा इसमें ऊपर वाली चीज में कोई मसला तो नहीं है? फ्री फॉल। ओके। तो ये हमारे पास है। सर ऊपर वाले में हम्म। वो जो पिंक मास या लोड है उसका मोशन किस तरफ है? इधर को है। लेफ्ट हैंड साइड वाला। सही है। यस। ओके। सही, बेसिकली ये पूरा सिस्टम जो है ना यूं घूम रहा है। सही, यूं जा रहा है। तो जब भी पुली हम्म, आएगी तो इसको ब्रेक करके आपने एक इधर बनाना है, एक इधर की इक्वेशन बनेगी और एक उधर की इक्वेशन बनेगी, राइट? ठीक है। ओके। चलिए जी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास जो है ना फ्री फॉल मोशन आता है। तो फ्री फॉल मोशन का सीन ये है कि, अच्छा पहले जो हमने मोशन पढ़ा था वो हमने मोशन जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इन द वैक्यूम पढ़ा था। सही है। और वैक्यूम के अंदर मसला ये होता है कि भाई हमारे पास जो है, आप चाहे एक हैवी ऑब्जेक्ट गिरा लो या आप चाहे एक लाइटर ऑब्जेक्ट गिरा लो, दोनों जो है वो सेम टाइम पे नीचे आते हैं, राइट? ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर ये कहानी थी कि अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिराओ या आप कोई लाइटर ऑब्जेक्ट गिराओ तो वो दोनों सेम टाइम पे आपके पास जो है ना उनको दोनों सेम टाइम लगेगा नीचे गिरने में, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो है, वो एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी की वैल्यू सेम थी, मास की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि काइनेमेटिक्स की जो भी इक्वेशन हमने देखी थी उसके अंदर मास का कोई इफेक्ट ही नहीं था। सही। तो ये चक्कर है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना मासेस की वजह से इफेक्ट आएगा।
और हमने जो है ना उन इफेक्ट को सामने रखते हुए हमने काम करना है। उसकी वजह से जो है ना हम उसको मतलब जो फ्री फॉल मोशन जो होता है एयर रेजिस्टेंस के अंदर, हम उसको जो है वो काइनेमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि काइनेमेटिक्स की जितनी भी इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, सही है। और इस वजह से जो है हमने वहां पे कंसिडर किया होता है कि हमने जो है ना उसको विदाउट एयर रेजिस्टेंस डील करना है, क्योंकि अगर विद एयर रेजिस्टेंस डील करेंगे तो मासेस की वजह से जो है ना उनके मोशन डिफरेंट होंगे, राइट। तो अब किस तरह से मोशन बन सकता है जरा उसको भी समझते हैं। अगर तो सबसे पहले तो जरा पिक्चर के हिसाब से समझते हैं कि मोशन होगा किस तरह से। तो बेसिकली अगर हमारे पास ओके, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। और मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है ना वो रिलीज कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, सही। अच्छा, ये मैं सारी एयर रेजिस्टेंस के अंदर की कहानी समझा रहा हूँ, सही। कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सही। कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सही। और कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सही। और फिर उसके बाद लेट्स से कि वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गए, सही। तो उसके बाद जो उसका डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा। सही, ये हमारे पास ये कहानी आ गई। एक मिनट। ओके, सो अब सीन ये कि अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ना इसका सिर्फ वेट नीचे ऐड कर रहा होगा, सही है। और अपोजिंग फोर्सेस जीरो होंगी, सही। फिर जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसका वेट तो हमारे पास ऐड कर रहा होगा, सही है। वेट तो नहीं कम होगा, सही है। तो वेट तो उतना ही ऐड कर रहा है, लेकिन अब रेजिस्टिव फोर्सेस ना थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी, सही। ये हमारे पास जो है ना जिसको हम कहते हैं ड्रैग, सही। फिर उसके बाद जब थोड़ा और नीचे आएगा तो हमारे पास वेट तो हमारा उतना ही रहेगा, सही है। लेकिन रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, सही। तो ये हमारे पास है वेट और ये हमारे पास है ड्रैग, सही है। और फिर उसके बाद जो है अगले इसमें आपके पास आ जाएगा वेट और ड्रैग के तुम एरर देख सकते होगे, आई होप तो तुम्हें सेम लगेगा, सही है। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ गया ड्रैग और ये तुम्हारे पास आ गया वेट, सही। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास आ गया वेट और ये तुम्हारे पास आ जाएगा ड्रैग, सही। तो वेट और ड्रैग, सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारे पास वेट और ड्रैग बराबर हो जाएंगे। सही हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि जब तुम्हारे पास जो है पहला वाला सिनेरियो है, सही। तो तुम्हारे पास जो कि वो सिर्फ डब्ल्यू की वजह से जो है ना वो डब्ल्यू बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे ऐड कर रहा होगा और वो बराबर होगा एम ए के, सही है। दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर क्या होगा, वेट माइनस ड्रैग इज इक्वल टू एम ए, राइट।
लेकिन ड्रैग जो है वो बहुत लेस, बहुत मिनिमम अमाउंट पे। सही है। सही है। फिर उसके बाद अगला सिनेरियो में क्या होगा? वेट माइनस ड्रैग इज इक्वल टू एम ए। सही है। इसमें जो है वो वेट जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर होगा। सही। और फिर उसके बाद जो सिनेरियो है उसके अंदर जो है वो वेट इज इक्वल टू ड्रैग हो जाएगा। सही है। इसमें भी वेट इज इक्वल टू ड्रैग, और इसमें भी वेट इज इक्वल टू ड्रैग। सही है। अब देखो ये वाली ना पिक्चर इस तरह से बनाने के लिए भी आती है, तो तुम्हें जो है ना इसमें बड़ा लाइक हिसाब से बनाना होता है। सही है। अगर अगर उसने बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रही है, तो तुम्हें जो डाउनवर्ड एरो है उसको बड़ा दिखाना है, अपवर्ड एरो उसको छोटा दिखाना है। सही है। ताकि ये पता हो, क्योंकि एरो एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। सो तुमने उसमें डिफरेंस रखना है। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स होगी सिस्टम के अंदर, इसका मतलब है एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है वहां पे रिजल्टेंट फोर्स भी होनी चाहिए। और रिजल्टेंट फोर्स को दिखाने के लिए तुमने जो दोनों वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ को तुमने कम या ज्यादा करके दिखाना होगा, राइट? तो अब अगर तुम पहले सिनेरियो के अंदर देखो, तो पहले सिनेरियो के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। सही है। ग्रेटर एक्सेलरेशन। सही है। दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि जब आप दो क्वांटिटी को माइनस करके एक्सेलरेशन निकालो तो ऑब्वियस सी बात है, दो नंबर को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास एक छोटा आंसर आएगा। सही है। और तुम्हारे पास फिर यहाँ से लीस्ट एक्सेलरेशन आएगी, और इवेंचुअली फिर तुम्हारे पास जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन बोले तो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। सही। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी भी चले जाएगा, और आपके पास जो है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन और टर्मिनल वेलोसिटी। ये पूरा आगे तक अगला सिनेरियो भी इसी का है। सही है। तो बेसिकली फ्री फॉल मोशन जो होता है, जो एयर रेजिस्टेंस के अंदर होता है, उसके अंदर जो है ना वो आपके पास ही होता है। सही है। तो इसके मोशन को भी जो है ना अक्सर डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो तुम इसके अंदर लिखोगे कि भाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम। सही है। और ड्रैग या फिर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस। सही। देखो याद रखना प्लीज कि जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस होती है ना, जितनी भी अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, वो सारी जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता है ना वो सारी वैसे वैसे इंक्रीज होती है। कम डिस्टेंस होगा कम रेजिस्टिव फोर्स होगी, ज्यादा डिस्टेंस होगा ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी। है। तो इसकी वजह से तुम्हें क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास डिक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। सही है। और उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो। सही है। और फिर उसके बाद जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। सही। जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? अच्छा, यही सिनेरियो जो है ना, ये तो फ्री फॉल मोशन का सिनेरियो जो है वो मैंने एयर रेजिस्टेंस के अंदर करके दिखाया। अगर यही सिनेरियो तुम्हारे पास जो है किसी फ्लूइड के अंदर हो रहा है, तो फ्लूइड के अंदर दोनों तरीके से पॉसिबल है, और उसके अंदर जो है ना अपवर्ड मोशन भी हो सकता है, डाउनवर्ड मोशन भी हो सकता है। सही है। मतलब मान लो तुम्हारे पास जो है ना ये कोई बीकर कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। सही। बेसिकली हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक वो होता है, सिलेंडर होता है। तो मेजरिंग सिलेंडर होता है, वॉल्यूमेट्रिक ग्लास होता है। तो वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो है ना हमने कोई लिक्विड भर दिया हुआ है। सही है।
अब इसके अंदर जो है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से रिलीज करो, सही है, तो उसको जब ऊपर से रिलीज करोगे तो उसका जो मोशन होगा, अगर आप उस मोशन को स्टडी करो तो वो मोशन बेसिकली जो है ना वो आपको उसकी तरह आपको दिखेगा, सही है। अगर लेट से मेरे पास जो है ना एक स्फीयर को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया और वो यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरह से, राइट। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर जो है ना एक तो लग रहा होगा वेट, सही है। और इसके अंदर जो दो चीजें और होंगी, वो दो चीजें आपके पास होंगी। एक मिनट, तो वो भी बात करेंगे, सही है। तो इसके बाद जो है आपके पास अपवर्ड फोर्सेस होंगी, वो दो फोर्सेस होंगी। एक तो आपके पास होगा ड्रैग, पानी की वजह से, सही है। और दूसरी आपके पास होगी अपथ्रस्ट, सही। तो जिनको नहीं पता अपथ्रस्ट, ये बेसिकली लिक्विड की वजह से आती है फोर्स, सही है। जब हम प्रेशर के चैप्टर में जाएंगे उसको स्टडी करेंगे, सही। और ये अपथ्रस्ट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर से ऊपर फेंकती है, सही है। तो ये आपके पास दो फोर्स होगी, सही है। इसकी वजह आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे, क्योंकि जो अपवर्ड एरोज हैं और जो डाउनवर्ड एरोज हैं वो डिफरेंट है, राइट। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से ऊपर को जा रहा है, सही है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो, लेट से हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। मैंने ना ऑब्जेक्ट को नीचे रखा हुआ था इधर, सही है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाएगा वो किस तरह से जाएगा? जो अपवर्ड फोर्सेज होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, जो डाउनवर्ड फोर्सेज होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो लेट से हमारे पास जो वेट लग रहा है वो इतना लग रहा है, सही। और जो अपवर्ड फोर्सेज होंगी, अब थ्रस्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, सही है। तो ये मेरे पास आ गया अब थ्रस्ट। और मेरे पास जो है ना ड्रैग। अब ड्रैग बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है, तो ड्रैग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सही है। तो ये मेरे पास आ गया ड्रैग, सही हो गया, सही है। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज, इसके जो है ग्राफ आते हैं, उन ग्राफ को बनाते हैं, उसके बाद जो है ना क्लास एंड करेंगे। तो हमारे पास जो है सिनेरियो की क्यों होता है। इनके ना ग्राफ तुम्हें याद होने चाहिए, अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तुम बस याद कर लो, इनकी ग्राफ हमेशा एक ही जैसे आते हैं। फिर- अच्छा जी, अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सही है, तो तुम्हारे पास जो पहले ग्राफ होगा वो यूं जाएगा, सही है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लाइक दिस, सही है। यहाँ तक तुम्हारे पास जो है, ओके, इसको अगर मैं ले लूँ जैसे T1, सही। तो यहाँ तक तुम्हारे पास तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा, फिर यहाँ से आगे यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा। और अगर तुम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे तुम्हारे पास सही। और ये बेसिकली T1 वाला ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये T1 है, सही। और अगर तुम एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होगी लाइक दिस, सही। और ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारे पास T1 वाला पॉइंट है। ये T1 क्या है? बेसिकली T1 से पहले जो है ना वो आपके पास जो है एक्सेलरेशन आ रही है, T1 के बाद आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी वाला पोर्शन है,
सही है, क्योंकि अब देख रहे हो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि ग्रेडियंट आपके पास होगा कांस्टेंट, सही। और ये आपके पास जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सही है। और ये आपके पास है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, सही है। और एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ के पास टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, सही है। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आपके पास यहाँ के पास टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, सही हो गया। तो बस ये आप आपने याद रखना, अगर अगर आपके पास जो है ना वो है क्या बोलते हैं, इन द एयर आप ड्रॉप कर रहे हो, सो 9.81 की आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, सही है। वो कभी कभार जो है ना कंफ्यूज करने के लिए 1920 तक जो है ना वो एक्सेस दे देते हैं, लेकिन वो उसमें इसमें जो ग्राफ स्टार्ट होना होता है वो 9.81 से होता है, सही है। सो 9.81 कब होगा कि आपके पास जो है if the motion is in the air, सही है। तो ये हमारे पास कुछ कहानी, सही हो गया जनाब। सो बस अब आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, सही है। अब अगली क्लास में जो है ना हमने न्यूटन थर्ड लॉ देखना है और फिर उसके बाद जो है ना इसके कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सही हो गया।